हेलो बच्चों। तो इस सवाल में एक्चुअली बोला है कि अ हॉलो स्फीयर एंड अ सॉलिड स्फीयर ऑफ सेम मटेरियल एंड आइडेंटिकल आउटर सरफेस अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस आर हीटेड टू द सेम टेम्परेचर एट सेम टाइम। बोथ हैव सेम ई एमिसिविटी एंड ए एब्जॉर्प्टिविटी, राइट। तो बोल रहा है इन द बिगनिंग ऑफ बोथ विल एमिट इक्वल अमाउंट ऑफ रेडिएशन पर यूनिट टाइम। In the beginning, both will absorb equal amount of radiation per unit time. Both spheres will have same rate of fall of temperature dt by dt. Both spheres will have equal temperatures at any moment. तो एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक सॉलिड स्फीयर अगर है हमारे पास और एक हॉलो स्फीयर है हमारे पास, तो आप देखोगे सॉलिड स्फीयर के अंदर देखो मटेरियल भरा हुआ है, राइट। तो इसकी वजह से इसके अंदर ज़्यादा मटेरियल होने से इसका जो भी टेम्परेचर बढ़ेगा या टेम्परेचर चेंज होगा तो वो जो भी मान लो सपोज डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट इसमें से ट्रांसफ़र हुआ, आया या गया, करस्पॉन्डिंग टू दैट एम एस डी टी अमाउंट ऑफ टेम्परेचर चेंज हुआ, जहाँ एस उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, एम उसका मास होगा, राइट। और हॉलो वाले में भी सेम केस होगा, लेकिन क्योंकि हॉलो वाले का मास जो है एम हॉलो इज़ लेस देन एम सॉलिड स्फीयर, राइट। तो उसके अंदर जो टेम्परेचर का चेंज आएगा वो रिलेटिवली हीट के अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है। तो हॉलो वाले में क्योंकि मास कम है तो उसमें एनर्जी का लेन देन या एनर्जी का ट्रांसफ़र भी तो कम होगा, राइट। तो उसका टेम्परेचर चेंज भी सटैक से होगा, कम अमाउंट ऑफ हीट के लिए फटैक से टेम्परेचर का चेंज हो जाएगा, राइट। वेयर है सॉलिड स्फीयर का मास ज़्यादा है, तो उसका अगर मास ज़्यादा है तो उसका टेम्परेचर चेंज अगर सेम कराना है तो ज़्यादा हीट एनर्जी अपन को देनी पड़ेगी, राइट। तो ये एक्चुअली ज़्यादा हीट खाएगा इन कंपैरिजन टू हॉलो वाला। तो अगर एक गुड एब्जॉर्बर है तो वो गुड एमिटर भी होता है, राइट। किरचॉफ के लॉ से हम बोल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन जो बोलता है इन द बिगिनिंग बोथ विल अमाउंट इक्वल अमाउंट ऑफ रेडिएशन पर यूनिट टाइम। क्यों? क्योंकि दोनों को जब इनिशियली हम सेम टेम्परेचर पे लेके जाएंगे तो इनिशियली वो इक्वल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को रेडिएट कर रहे होंगे, लेकिन समय के साथ क्योंकि इसका मास ज़्यादा है और इसका मास कम है तो इनका जो रेडिएशन एमिट करने का रेट है वो एक्चुअली चेंज होगा, राइट। तो हम बोल सकते हैं स्टार्टिंग में बोथ विल एमिट इक्वल अमाउंट ऑफ रेडिएशन पर यूनिट टाइम, देन बिगनिंग में एब्जॉर्ब इक्वल अमाउंट ऑफ रेडिएशन पर यूनिट टाइम। ये भी हम नहीं बोल सकते सेकेंड ऑप्शन, बिकॉज इसका मास ज़्यादा है तो इसमें ज़्यादा हीट एनर्जी देनी पड़ेगी पर यूनिट टेम्परेचर राइज कराने के लिए, राइट। तो अनइक्वल होगा। थर्ड ऑप्शन बोथ स्फीयर विल हैव सेम रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर डी टी बाई डी टी। गलत बात अगेन, क्योंकि इसका मास ज़्यादा है तो ये ज़्यादा एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ इट्स टेम्परेचर हमें दिखाई देगा, मतलब ज़्यादा एनर्जी को अपने अंदर रख पाएगा और धीरे धीरे ठंडा होगा। वेर एज जो हॉलो स्फीयर है उसके अंदर मटेरियल ही कम है, मैटर ही कम है, तो उसको उतना देर एनर्जी को स्टोर करके नहीं रख पाएगा क्योंकि उसके अंदर मैटर नहीं है या बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड स्फीयर। तो इसलिए ये हॉलो वाला जो है वो जल्दी ठंडा होगा, राइट। तो दे वोंट हैव सेम रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर, तो सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। एंड डी ऑप्शन बोथ स्फीयर्स विल हैव इक्वल टेम्परेचर एट एनी मोमेंट, ये भी गलत बात है क्योंकि दोनों का रेट ऑफ कूलिंग जो है वो डिफरेंट है, तो दोनों का टेम्परेचर सेम कैसे रह सकता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। थैंक यू बच्चों।